स्वागत है दोस्तों वापस से एक बार अक्ष हिंदी क्राइम स्टोरीज में आप सभी का क्राइम स्टोरीज के इस खास एपिसोड 2 में। आज हम आपको एक रहस्यमय और दिलचस्प मामले के बारे में बताएंगे। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि पुलिस ने एकता देशवाल के शव की पहचान की और इस मामले में अमन नाम के लड़के की खोज शुरू की। एसएसपी के दिमाग में एक नई योजना आई जिसमें उन्होंने लोहिया गांव और आसपास के इलाकों से बाहर काम करने वाले सभी लड़कों की पूरी जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। पुलिस ने यह पता लगाने का फैसला किया कि कौन कौन से परिवार के लड़के फिलहाल गांव से बाहर काम कर रहे हैं, कौन कहां काम कर रहा है, उनका संपर्क नंबर क्या है और वे किस राज्य में रह रहे हैं। इन सभी की जानकारी जुटाई गई। इसके साथ ही यह भी जांचा गया कि उन इलाकों के पुलिस थानों में कितनी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है। खासकर 20 से 25 साल की उम्र के आसपास की लड़कियों की लगातार प्रयासों के बाद उनके पास एक लंबी लिस्ट तैयार हुई। इस लिस्ट में कई लड़कों के नाम सामने आए जिनमें कुछ हरियाणा में थे, कुछ पंजाब में, कुछ हिमाचल प्रदेश में और कुछ दिल्ली में काम कर रहे थे। अब पुलिस ने यह भी पता किया कि यह लड़के अपने घर कितनी बार जाते हैं, घर पर कितनी बार कॉल करते हैं और उनके फोन नंबर और सिम कार्ड किस राज्य के हैं। पुलिस ने इन सभी जानकारियों को बारीकी से इकट्ठा किया जिससे वह लड़कों की पूरी कुंडली निकाल सके। इसके बाद पुलिस ने एक एक करके सभी लड़कों से पूछताछ करना शुरू किया। मेरठ पुलिस ने उनके क्षेत्रों के पुलिस थानों में जाकर वहां की मिसिंग रिपोर्ट्स को देखा, जांच की और उनकी गहन छानबीन की। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 साल का वक्त बीत गया, लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह इस केस का सुराग मिल जाए। जून 2019 में मेरठ के लोहिया गांव के गन्ने के खेत में एक महिला का कटा हुआ शव मिला था। अब मई 2020 तक आते आते पुलिस की टीम ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तक अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। यहाँ भी कुछ लड़के रह रहे थे जिनकी छानबीन मेरठ पुलिस ने की। कांगड़ा के देहरा पुलिस स्टेशन में कुल 20 मिसिंग रिपोर्ट सामने आई जिनमें से कुछ लड़कियों और कुछ लड़कों के थे। पुलिस ने 20 साल की उम्र के आसपास की मिसिंग रिपोर्ट्स को फिल्टर किया और 2 लड़कियां मिली जिनका नाम शामली और एकता था। हालांकि दोनों अलग अलग जगह से मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इनमें से एक लड़की थी एकता देशवाल। एकता की उम्र 19 साल की थी। उसकी मिसिंग रिपोर्ट उसके माता पिता ने मई 2019 में दर्ज करवाई थी, यानी ठीक 1 साल पहले एकता के माता पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी एक लड़के के साथ घर से भाग गई थी। भागते समय वह 15 तोले सोने के गहने यानी कुल मिलाकर लगभग 25 लाख का सामान लेकर गई थी। अब पुलिस की जांच का रुख एकता देशवाल की ओर मुड़ गया। पुलिस को शक था कि कहीं लोहिया गांव के गन्ने के खेत में मिला वह शव इसी एकता का तो नहीं है, क्योंकि उम्र और मिसिंग की टाइमिंग भी अलग अलग एक जैसी ही थी। जब पुलिस ने एकता देशवाल के माता पिता से और गहराई से बातचीत की तो उन्हें उस लड़के का नाम पता चला जिसके साथ एकता भागी थी। अमन एकता के माता पिता का कहना था कि उनकी बेटी पर ऐसा असर डाला था कि वह अपने पूरे परिवार के खिलाफ हो गई। बड़ी मात्रा में गहने और पैसे लेकर घर से भाग गई। एकता के घर से भागने के बाद उसकी मां ने कई बार उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी फोन नहीं उठाया। अमन ने फोन उठाया था और जब मां ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उनकी बेटी को नहीं छोड़ा तो वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे, तो इसके बाद अमन ने भी कॉल उठाना बंद कर दिया। पुलिस को यहाँ एक अहम सुराग मिला।
उन्हें याद आया कि उस कटे हुए हाथ पर भी अमन नाम का टैटू था, जिससे एकता और अमन के बीच का संबंध साफ हो गया। इसके बाद पुलिस ने एकता की मां का डीएनए सैंपल लिया और उसकी तुलना उस शव से की जो खेत से मिला था। चूंकि शव के सैंपल पहले से ही संरक्षित थे, पुलिस ने दोनों सैंपल्स का डीएनए मिलान किया। डीएनए परीक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह शव एकता देशवाल का ही था, क्योंकि डीएनए 100% मैच कर गया। इस तरह पुलिस ने उस कटे हुए शव की पहचान कर ली जो महीनों तक अज्ञात था, और यह भी साफ हुआ कि अमन इस मामले में एक अहम कड़ी हो सकता है। पुलिस ने जब एकता के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी का शव मेरठ के लोहिया गांव में मिला है और डीएनए टेस्ट से उसकी पुष्टि हो चुकी है, तो शुरुआत में माता पिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके अनुसार उनकी बेटी अपने फेसबुक signup.in बदलती थी। इससे उन्हें यह तसल्ली होती थी कि वह जहां भी है ठीक है। हालांकि पुलिस ने फिर एकता की मां से अमन का फोन नंबर लिया और उसकी जांच शुरू की। जांच में पता चला कि अमन का नंबर मेरठ का है, लेकिन वह लुधियाना में सक्रिय था। पुलिस ने मोबाइल टावर की लोकेशन का पता लगाया और धीरे धीरे अमन तक पहुंच होगी। उसे पकड़कर दोराला थाने लाया गया और पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में अमन इधर उधर की बातें बनाने लगा और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उस पर सख्ती की तो वह टूट गया और उसने सच्चाई कबूल कर ली। एकता देशवाल की हत्या में उसका ही हाथ था और वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसका पूरा परिवार शामिल था। उसका पिता, भाई, भाभी और उसके दोस्त, कुल मिलाकर 6 लोगों ने मिलकर 19 साल की एकता का कत्ल किया था। पुलिस ने उसके पूरे परिवार और दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। अब सभी ने मिलकर एक कहानी बतानी शुरू की। वह कहानी यूं थी। अमन मेरठ के लोहिया गांव का निवासी था। यह केवल 10वीं तक ही पढ़ा हुआ था। इसके बाद इसमें पढ़ाई छोड़ दी थी। आगे यह कोई काम धंधा करने के लिए लुधियाना चला गया। वहीं पर यह ताबीज की दुकान पर हेल्पर के तौर पर काम करने लगता। यह दुकान दिलशाद नाम के शख्स की थी जो झाड़ फूक की दुकान चलाता था। दिलशाद के पास रहकर तांत्रिक क्रिया करने लगा। साथ में यह जादू और तंत्र मंत्र की चीजें भी करता था। इन्हीं कारणों की वजह से एकता की मां ने उस दिन पुलिस से कहा था कि इनकी बेटी के ऊपर उस लड़के ने जादू कर दिया था, उसको वश में कर लिया था। एकता उस समय खालसा कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ पिता का हाथ बटाने के लिए पार्ट टाइम जॉब के रूप में विभिन्न कंपनियों के लिए इवेंट भी करती थी। 2019 के शुरुआती महीनों में बीमार रहने लगी एकता को कुछ प्रॉब्लम थी। किसी चीज की एलर्जी होने लगी थी जो ठीक नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वह वहीं लुधियाना बस अड्डे के पास ही तांत्रिक की दुकान चलाने वाले दिलशाद के पास गई, जहां से अमन की उस पर निगाह पड़ी। अगर देखा जाए कि एकता को कोई प्रॉब्लम थी, कोई एलर्जी थी, तो इसे अपने माता पिता को बताना चाहिए था। शायद वह इसको अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते। खैर, यहाँ पर अमन और एकता की पहली बार मुलाकात होती है। लुधियाना के बस स्टैंड के पास ही दुकान थी और एकता भी किसी इवेंट के सिलसिले में वहीं पर आती जाती थी और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होती गई। वे एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी फॉलो करने लगे और वहीं से उनकी बातचीत और बढ़ गई। समय के साथ साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। एकता कॉलेज का बहाना बनाकर अमन से मिलने भी जाती थी। शुरुआत में एकता के माता पिता को उसके और अमन के रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उन्हें अमन के बारे में जानकारी हुई
तो उन्होंने उसे अपने घर बुलाया। वैसे अमन अपने हाथ में कलावा भी बांधता था। एकता के माता पिता को अमन पसंद नहीं आया क्योंकि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसके पास कोई ढंग की नौकरी या स्थिरता नहीं थी। अमन ठीक से सेटल नहीं था, इसलिए उसके माता पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया। एकता की मां ने उसे समझाने की कोशिश की, कहकर कि उनकी बेटी अभी कम उम्र की है और उसे अमन से दूर रहने को कहा। लेकिन एकता अमन के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानी। वह लगातार अमन से मिलती रही और अपने दोनों हाथों पर अमन के नाम का टैटू भी बनवा लिया था, जिससे उसका जुनून और स्पष्ट हो गया। लुधियाना में जिस दिलशाद की दुकान में अमन तंत्र क्रिया करता था, वहां उसका झगड़ा हो गया। इसके बाद वह लुधियाना से हरियाणा के करनाल में शिफ्ट हो गया। करनाल में अपनी खुद की दुकान खोलता है। उसने फिर एकता को नौकरी देने का लालच देकर अपने पास बुलाया। करीब 3 महीने तक एकता करनाल में अमन के साथ रही, लेकिन इस दौरान उसका अपने परिवार से संपर्क बना रहा। इसके बाद अमन ने एकता को बिजनेस बढ़ाने या नए काम के लिए घर से ज्वेलरी लाने के लिए कहा। एकता ने चोरी छिपे अपने घर से ज्वेलरी चुरा ली और कुछ पैसे भी चुरा लिए और अमन के पास चले गए। ऐसे लगता है कि अमन को पहले से ही इस योजना की भनक थी और उसने इसे अंजाम देने के लिए एकता का इस्तेमाल किया। जिस वक्त एकता लापता हुई, उस समय सभी परिजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित अपने दूसरे घर पर ये थे। इसलिए परिजनों ने कांगड़ा के देहरा पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। कुछ वक्त यहाँ पर रहने के बाद 5 जून 2019 को अमन ईद वाले दिन एकता को लेकर मेरठ के लोहिया गांव में घर पहुंचा। एकता यहाँ पर सबसे मिलती है, मगर यहाँ पर लोगों के पहनावे, उनकी वेशभूषा, उनके बात करने के तरीके, उनके रहन सहन के तरीके, इन सबको देखकर एकता को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसके साथ इसने प्यार किया, जिसके नाम का टैटू बनवाया, जिसके लिए अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को धोखा देकर उनके पैसे और गहने चोरी करके यहाँ पर आई, वह अमन था ही नहीं। इसका असली नाम मोहम्मद शाकिब अहमद था। शाकिब ने अपनी आइडेंटिटी छिपाकर एकता से प्यार का नाटक किया था। इसी बात को लेकर एकता शाकिब से झगड़ा करने लगी कि ऐसे कैसे यह धोखा दे सकता है, झूठ क्यों बोला। दोनों में दिन भर लड़ाई होती है। एकता बहुत दुखी थी और गुस्सा भी थी। शाकिब पूरे परिवार को घुमाने की बात कहकर घर से बाहर ले गया। शाकिब के साथ में पिता मुस्कीम भाई, मुसरत भाई, रेशमा व इस्मत शामिल थे और साथ ही गांव का दोस्त अयान भी था। रास्ते में एकता को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसे पीने के बाद एकता बेहोश हो जाती है। फिर इसको सीधे गन्ने के खेत में ले जाते हैं। गांव का तो आपको पता ही है कि सूरज ढलने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। इसीलिए इन्होंने कत्ल का टाइम रात का चुना। बेहोशी के बाद एकता को खेत में ले जाया गया। खेत में ले जाकर रेशमा व इस्मत ने उसके कपड़े उतारे। इसके बाद अमन ने बल्क से उसका सिर व दोनों हाथ काट दिए। हाथ इसलिए काटा क्योंकि उस पर अमन लिखा था। कपड़े इसलिए उतारे ताकि पहचान ना हो पाए। शव को खेत में दबाकर उस पर नमक डाल दिया, जिससे लाश जल्दी गल जाए। पैर और सिर को गांव के तालाब में फेंक दिया था। पूरा परिवार इसमें शामिल था। यह सारी चीजें करने के बाद शाकिब वापस लुधियाना चला गया। बाकी घर वाले भी अपने नॉर्मल कामों में लग गए, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। शाकिब के पास एकता का फोन था।
जब एकता के माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी भाग गई है तो उन्होंने कांगड़ा के देहरा पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पूरा परिवार पुलिस की हिरासत में था। पुलिस ने जब मृत एकता की मां को साल भर पहले हुई हत्या और मुख्य आरोपित शाकिब समेत 6 और लोगों को गिरफ्तार करने की खबर दी तो उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने वहीं उठकर शाकिब पर थप्पड़ की बरसात कर दी। एकता के मामा भी खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने भी 2-4 थप्पड़ लगा के अपना आक्रोश तो व्यक्त किया, लेकिन अंदर से इस घटना का सारा सच जानकर वह हिल गए। 1 जून को जब शाकिब को हत्या की जगह पर ले जाया जाने लगा तो उसने एक कांस्टेबल की पिस्टल छीनी और रास्ते में पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में शाकिब को भी गोली लगी, साथ ही एक कांस्टेबल को भी गोली लगी थी। शाकिब के पैर में 4 गोली लगने के बाद शाकिब और कांस्टेबल दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। पुलिस को एकता का फोन, गहने, हथियार, फावड़ा सब कुछ बरामद हो गया। अगर 13 जून 2019 को वह कुत्ता इंसानी हाथ लेकर खेत में ना घूम रहा होता तो इस भयावह मामले का पर्दाफाश शायद कभी होता ही ना और यह केस आज भी दफन रह जाता। एकता की हत्या के बाद शाकिब और उसके परिवार ने बड़ी चालाकी से उसकी पहचान मिटाने और सबूत छुपाने की कोशिश की थी। अगर यह संयोग ना होता तो पुलिस को भी शायद इस मामले का सुराग कभी नहीं मिलता और एकता का परिवार आज भी अंधेरे में होता। यह अपराध 2019 में हुआ था, लेकिन मेरठ पुलिस को इस केस को सुलझाने में 1 साल का समय लग गया था। यह मामला फिलहाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJAM की अदालत में था। शाकिब का दावा है कि उसे जबरदस्ती कबूलनामा करवाया गया था। मामले की पहली आरोपी इमत को जमानत पहले ही मिल चुकी थी। हालांकि सेशन कोर्ट ने उसकी जमानत की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई 2020 को उसे जमानत दे दी। जमानत के दौरान जस्टिस सिद्धांत की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि इमत का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और पुलिस की ओर से उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत या बरामदगी पेश नहीं की गई थी। इसी आधार पर दूसरे आरोपी मुसरत को भी जमानत मिली और 3 सितंबर 2020 को उच्च न्यायालय में मुस्ताकिम को भी जमानत दे दी। अदालत ने सभी मामलों में यही पाया गया कि आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और पुलिस द्वारा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका जिस पर उन्हें जेल में रखा जाए। मुख्य आरोपी शाकिब की जमानत याचिका प्रयागराज हाई कोर्ट के जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने 13 जनवरी 2021 को सुनी। शाकिब के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि एकता ने स्वेच्छा से शाकिब के साथ भागकर शादी की थी और वह उसके साथ खुशी खुशी रह रही थी। वकील ने यह भी दावा किया कि शाकिब का कबूलनामा पुलिस के दबाव में लिया गया था। अदालत ने इस मामले में पाया कि पुलिस के पास शाकिब को जेल में रखने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था जिसके आधार पर उसे जेल में रखा जा सके। इस आधार पर अदालत ने शाकिब को जमानत दे दी। शाकिब की जमानत के बाद बाकी 5 आरोपियों को भी अलग अलग तारीखों पर जमानत मिल गई। सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। अदालत में केस चल रहा है। इससे हमें ये क्या सीख मिलती है? इससे हमें महत्वपूर्ण संदेश लेना चाहिए। अपराध और हिंसा का कोई धर्म, जाति या समुदाय नहीं होता। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी धर्म या पृष्ठभूमि से हो, गलत काम को सही नहीं ठहराया जा सकता। हत्या, धोखा और क्रूरता जैसे अपराध इंसानियत के खिलाफ हैं और इनका कोई धर्म नहीं होता। इस घटना में
धर्म की जगह इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी के धर्म के आधार पर पूरे समुदाय को दोषी ठहराना गलत है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि अपराधी का काम उसकी व्यक्तिगत सोच और कर्म का परिणाम होता है, ना कि उसके धर्म का। इसलिए इस घटना से हमें यह सीखना चाहिए कि इंसानियत और नैतिकता सबसे ऊपर है। हमें एकजुट रहकर ऐसे अपराधों की निंदा करनी चाहिए और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए, ताकि धर्म के नाम पर कोई भेदभाव या नफरत ना फैले। पुलिस ने अपनी तरफ से केस को अच्छी तरह से सुलझाने की कोशिश की, सबूत इकट्ठे किए और गवाहों के बयान दर्ज किए, लेकिन कोर्ट में मामला कुछ अलग दिशा में गया। कोर्ट में न्याय की प्रक्रिया जटिल हो सकती है और कई बार महत्वपूर्ण सबूतों की कमी या गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने से मामला कमजोर हो जाता है। इसके अलावा अगर आरोपी के पास अच्छे वकील हैं तो वे तकनीकी कारणों से मामले को लंबा खींच सकते हैं या आरोपों से बच सकते हैं। स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि न्यायालय सभी पक्षों को सुनकर निष्पक्ष निर्णय लेकर अदालत का कार्य न केवल साक्ष्य के आधार पर न्याय करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वह आरोपी हो या पीड़ित। इस मामले में यदि कोर्ट ने सही दिशा में विचार नहीं किया तो यह समाज में असंतोष और अस्थिरता का कारण बन सकता है। इसलिए हमें यह उम्मीद रखनी चाहिए कि न्यायालय सच्चाई और न्याय के लिए सही निर्णय करेगा और समाज में विश्वास बनाए रखेगा। यह कहानी ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें इंसानियत और नैतिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। आशा है कि आप इस घटना से कुछ सीखेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।